एक मिनट। चैप्टर 1 जो हम लोग फिजिकल एजुकेशन की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने आपको, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे कितने पढ़ लिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। और इसमें हमने डेफिनेशंस को सीखा कि कैसे हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम पकड़ पाएंगे कि यह डेफिनेशन किस राइटर का है। ये ट्रिक अगर आपको देखना है तो मेरे कुछ वीडियोस हैं पुराने, उस पर आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन यह पेड क्लास है, ठीक है। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ये एक नया टर्म्स है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं बता दूं, जो लोग DSSB और KVS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये CBSE बोर्ड के सिलेबस से लिया गया है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो CBSE बोर्ड के जो बुक चलते हैं 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन के, उसके हिसाब से भी कुछ पेपर को सेट करती है, कुछ क्वेश्चंस आपको वहां से भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो मैंने वहां से ये टॉपिक उठा के कवर कराया है। और मैंने आपको पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक और डीप ओलंपिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत में ऐसा समझते हैं। मैं बता दूं, इससे पहले जो लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो लोग ये समझते होंगे कि पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक, डे ओलंपिक सब एक जैसा होता है, जबकि मैंने आपको बताया पैरालंपिक किसके लिए होता है। ये होता है डिसेबिलिटी पर्सन के लिए। अब डिसेबिलिटी हमारे कितनी प्रकार की होती है, तो मैंने यहाँ पर सर आपको, 5 प्रकार की। हाँ मैंने आपको नहीं, डिसेबिलिटी मैंने और बहुत सारे बताया। डिसऑर्डर्स 5 प्रकार की होती है, डिसेबिलिटी अच्छा सर। बहुत लगभग 20 प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया था। सर वो जो CWSN वाले बच्चों को कराते हैं। हाँ हाँ, यही तो है स्पेशल। जब CWSN बच्चे बच्चे होते हैं तो उन्हें हम यही कहते हैं, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक वही वाला है। तो स्पेशल ओलंपिक में ओनली फॉर मेंटल रिटार्डेड, जो मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड बच्चे होते हैं, उनको प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, उन बच्चों और उन एडल्ट्स के लिए हम स्पेशल ओलंपिक करते हैं। डीफ ओलंपिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, डीफ ओलंपिक्स में मैंने बताया था सिर्फ गूंगे और बहरों के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं डीफ एंड डम। डीफ वाले जो डीफ होते हैं प्लेयर्स एंड डम होते हैं, उनके लिए होता है डीफ ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया भी है, कब कब हुआ, पहला सेशन कब हुआ, इनका जो डेवलपर है वो कौन है, ये सब मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारा है फिलॉसफी। मैंने फिलॉसफी को बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता फिलॉसफी होती क्या है। सच्ची बताओ तो मुझे भी नहीं समझ में आया था BPED में। जब मैं BPED कर रहा था, सर पढ़ा के निकल जाते थे, समझ में ही नहीं आता था क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ये बताना क्या चाह रहे हैं फिलॉसफी से। तब बाद में समझ में आया कि जितने भी ज्ञान की बातें हैं, यानी ज्ञान करने का जो तरीका है, वो फिलॉसफी से ही होता है, ठीक है। किसी को कुछ दूसरा तरीका पसंद है, किसी को दूसरा तरीका है, सब अपने अपने विचार दिए हैं कि ज्ञान को अर्जित या दर्शन करने का तरीका क्या क्या है। तो उसी में विचार पर आधारित होता है, नेचर पे आधारित होता है, रियलिज्म पे आधारित होता है, प्रैग्मेटिज्म है, ये सब मैंने आपको बताएं। और साथ ही साथ मेरे जो वन लाइनर फैक्ट्स है ना, ये एकदम रामबाण की तरह काम करेंगे UP TGT और सारे एग्जाम्स में फिजिकल एजुकेशन के लिए। इस बात की आप देख सकते हैं, जब आप एग्जाम देंगे तब वहां पर आप इसको देखिएगा। और लास्ट में जो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ ना, चीजों को याद करने का जो स्पेशली ट्रिक होती है कि कैसे ट्रिक्स हम बना के याद कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रिक्स को शायद अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने ट्रिक्स मैं ट्रिक्स इसलिए अच्छा बताता हूँ, मैं ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ आप सभी को, सुन लीजिए, ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग क्या कर ले, ताकि कि जैसे हमें हमें क्या होता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ट्रिक्स के माध्यम से क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर को आप टिक करके आओगे। ये ट्रिक मैंने बताया है। जैसे एक दो ट्रिक्स मैं बता दूं आपको। जैसे मैंने आपको फिलॉसफी की ट्रिक बताई थी, निरपेक्ष, NIRPEH, निरपेक्ष, और दूसरा नीचे क्या लिखेंगे, RP, आज का। इस तरीके से मैंने बताया था। ऊपर वाला जो हमारा लेटर्स है वो डिनोट करता है किसको, फिलॉसफी के नेम को, उसके पहले अक्षर को डिनोट कर रहा है। नीचे वाला नाम किसको डिनोट करता है, उनके एक्सपोनेंट यानी जो उनके प्रवर्तक हैं, ठीक है, उनके फर्स्ट लेटर को ये रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, ठीक है। जैसे एन से अगर हम किस फिलॉसफी को जानते हैं, नेचुरलिज्म को जानते हैं,
उसके नीचे कौन सा शब्द आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर से कौन से हमारे एक्सपोनेंट हुए, रूसो हुए। कौन हुआ, रूसो हुआ। तो ये चीजें मैंने बताई। आई से क्या आ रहा है, आइडियलिज्म एक फिलॉसफी आता है। ऊपर वाला आपकी फिलॉसफी को डिनोट करता है, पहले लेटर को, और नीचे वाले आपके एक्सपोनेंट को, और जस्ट उसके नीचे जो भी आंसर आ रहा है, यानी उनका जो एक्सपोनेंट है वो उनके नीचे वाले अल्फाबेट से आप क्लियर कर लोगे। ऐसे आपको ना दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी आप पढ़ते होगे हिंदी वगैरह में ना, तो कंफ्यूजन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारा चीज बताया था। इसी तरीके से आर मतलब होता है ऊपर रियलिज्म, और ए मतलब होता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बताया आपको प्रेगमेटिज्म, पी से होता है प्रेगमेटिज्म, जे से हो गया जॉन डीवी, इसको हम डेविज्म भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। ई से होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, और के से होता है कारकेगार्ड। हालांकि एग्जिस्टेंशियलिज्म का कोई भी एक प्रवर्तक नहीं माना जाता है, लेकिन मैंने याद करने के लिए बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डेफिनेशंस के भी ट्रिक बताए हैं, कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, और लास्ट में भी हम सर लोगों ने, एक मिनट, वाक्य नहीं बनाया हाँ जैसे याद रह जाए, इसके लिए कोई सेंटेंस नहीं बनाया आपने जिससे किसके याद रह लिए, जाए। ये निरपे निरपे तो याद हो जाता है ऊपर वाला, नीचे वाला याद नहीं होता। अरे आरपी आज का आरपी सिंह बॉलर था, अच्छा, जानती हैं उसको, इंडिया टीम में। आरपी आज का। आरपी ठीक है सर। आज का, आज। इसी तरह हिंदी में, हम्म, क्योंकि देखिए उटपटा चीज रहेगा ना। देखिए इनको याद करने के लिए आप खाली ना 10 से 15 बार अपने मन में बोल लीजिए, और दिन भर में खुद से कॉपी पर लिखिए। जो मैं ट्रिक बताता हूँ खुद से कॉपी पर लिखिए, और इनको फिर क्या करिए, एक्सप्लेन करिए कॉपी पर। ऐसे ऐसे ये ट्रिक लिखने के बाद फिर यहाँ पे अपने से लिखिए कि एन का मतलब क्या बताया था, क्या होगा, आर का मतलब क्या होगा। जब आप एक दो बार इसको कर लेंगे ना प्रैक्टिस, खुद से खाली ये चीज लिखकर, गारंटी दे रहा हूँ जीवन में आप भूलते हुए भी नहीं भूल पाओगे। आप भूलना चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। ये ऐसा चीजें होती ठीक है हैं। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस कंट्रीज, मैंने ग्रीक के बारे में बताया। सच्ची से बताइएगा जो लोगों ने मेरा क्लास देखा है पहली बार, इससे पहले क्या ये इतना चीजें जानते थे ग्रीक में, कुछ उनको नया जानने को मिला कि नहीं मिला, कुछ नया मिला? जो आपने इतनी किताबें अगर पढ़ी होंगी, तो मैंने कुछ अलग बताया कि नहीं बताया? सर पहले पढ़ रखा था बट न्यू इन्फॉर्मेशन मिली सर आपकी क्लास ज्वाइन करने से सर। थैंक यू। तो यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, नॉलेज हम कहीं से भी इकट्ठा करें, ठीक है, क्योंकि कब कौन सा चीज कहाँ पे पूछ दिया जाता है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोम के बारे में मैंने बताया, जर्मनी में बताया। जर्मनी में मैंने इतना बढ़िया चार्ट दिया। ग्रीक में मैंने जो चार्ट दिया वो आपको ना, कौन सा, पान हेलेनिक फेस्टिवल का, पान हेलेनिक फेस्टिवल का जो मैंने आपको दिया हुआ है, उस चार्ट को देखा था आप लोगों ने? उस चार्ट से मतलब जो मैंने एक टेबल बनाया था, उस टेबल से 1 नंबर का क्वेश्चन ईच एंड एवरी एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी एग्जाम्स में 1 मार्क्स वहां से जरूर आएगा, ये बात की पूरी, ठीक है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, यूएसए एंड चाइना, ये भी सब मैंने बताया, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, आज तक किसी किताब में आपको फिजिकल एजुकेशन इंडिया का जो है, जो मैंने वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ाया कि पहले एंशियंट होता है फिर मॉडर्न होता है, एंशियंट में ये सब चीजें आती है, मॉडर्न के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्री इंडिपेंडेंस, एक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से डिस्क्राइब करके जो चीजों को मैंने बताया, आई होप कि आप लोगों ने इसको, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है, इसमें डेट है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो सब चीजें रटने वाली हैं। तो वहां पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आप अपने से खुद से ट्रिक बना सकते हैं तो अच्छी बात है। एंड द लास्ट वन मैंने इस फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया आपको, प्ले एंड इट्स थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी एग्जाम्स, 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ठीक है, पूछा होगा, हर क्वेश्चन में पूछा होगा और पूछता है। ठीक है, प्ले एक्सक्यूज मी थ्योरी सर। सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने इसकी भी ट्रिक आपको बता दिए है। देखिए ट्रिक मैंने क्या बताया था इसका, किसी को याद है ट्रिक, बताओ। सर साउंड आ रही है पीछे से सर। हेलो। किसी ने बताया मुझे, अगर किसी को पता है वो वाला ट्रिक, मैंने जो प्ले थ्योरी को याद करने का ट्रिक बताया था, कि कौन उसके डेवलपर है, थ्योरी के डेवलपर कौन है, और थ्योरी कौन कौन सी है फिजिकल प्ले की। स्टार सीपीआर, ये किसी कोल्ड वेल कुक है।
शार्प कोल्ड वेल CPR, नीचे क्या बताया मैंने, HCl सजग। सजग, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाला क्या डिनोट कर रहा है, ऊपर वाला प्ले थ्योरी के नेम को जो फर्स्ट लेटर है उसको डिनोट करता है। जैसे एस से कौन सी हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है इंग्लिश में, सर प्लस एनर्जी, उसके नीचे कौन सा लेटर आता है, एच, नीचे वाला उसके डेवलपर का नाम है, उनका फर्स्ट नेम आता है, डेवलपर का फर्स्ट नेम आता है कौन सा, सर प्लस एनर्जी थ्योरी, एच से देखिए कौन से हमारे डेवलपर का नाम स्टार्ट हो रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर एंड वान सीलर। तो ये आपने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। ए से हमारा कौन सा आ जाएगा, एंटीसिपेटरी, कौन सा आया, एंटीसिपेटरी, ए से एंटीसिपेटरी। और ये खुद से आप लेके करिए, इस तरह से जो मैं कर रहा हूं ना, जब आप खुद से 2 बार कर लोगे आप नहीं भूलोगे, एग्जाम में दिक्कत आपको नहीं होगी। यूपीएलटी में 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से स्ट्रिक से सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन आया था 18 में, और यूपीएलटी में मेरा क्वालिफाई भी हुआ है, ठीक है। इसी ट्रिक से मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि इतने सारे राइटर है, 7-8 हैं, आदमी को कंफ्यूजन होना, क्रिएट होना आम बात है, एकदम 110% होगा, इतना शार्प माइंड सबका नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अब आर से हो गया रिक्रिएशन, रिक्रिएशन से एल नीचे आ रहा है, कौन हो गया, लॉर्ड केम्स एंड GTW पैट्रिक, नाम आ गया। पी से क्या हो गया, साइको एनालिटिक, एस से इसके नीचे कौन आ रहा है लेटर, सिगमंड फ्राइड। ये तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, बट कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्ट याद नहीं होंगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये ट्रिक्स आपको, छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने आपको बताया है, फनी ट्रिक्स हैं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। आई होप कि मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बेस्ड अब ट्रिक्स बताऊंगा, आगे की हमारे जो लेसन्स होंगे जहां पर आपको कुछ याद करने वाला होगा, तो स्टोरी बेस्ड हम लोग ट्रिक्स समझेंगे ना, स्टोरी बेस्ड, जीके वगैरह में आता है स्टोरी बेस्ड, देखा होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पहले पार्ट में ही हमारा अलग से बी पार्ट आया 1.A, इसको हमने बोला हेरिडिटी। मैंने हेरिडिटी को भी पढ़ाया आपको, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको बताया कि हेरिडिटी में कैसे ट्रांसफर होता है जीन्स का, इन्वायरमेंट बताया, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके स्टेजेस बताया कि किस स्टेज में उसके क्या नाम होते हैं और क्या फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वेरियस स्टेजेस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के होते हैं। नेक्स्ट वन इज मोटर डेवलपमेंट। देखिए ये भी टॉपिक आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, ये आपका क्लास 12 चैप्टर नंबर 5, अभी पता नहीं मुझे किस चैप्टर में है, पहले मैं जब पढ़ाता था CBSE में तो चैप्टर नंबर 5 में ये होता रहता था पहले, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, ठीक है, एक चैप्टर ये पूरा होता था 12th में। अच्छा चैप्टर है, कैसे बच्चों का मूवमेंट स्टार्ट होता है इसके बारे में बताया जाता है, ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बॉडी टाइप्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने यही जहां पर खत्म किया था, बॉडी टाइप्स। एक और चीज थी, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज मैंने बताया आपको, कितने टाइप्स के एज होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं। मैंने बताया था ना, जब भी आपका बोन, बॉडी का कड़ा भाग, अगर कोई भी कड़ा भाग देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बाय द डॉक्टर, तो वो कौन सा एज होगा बताइए, कड़ा भाग बॉडी सर का, ये नहीं पता। एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल। कड़ा में क्या क्या आता है, बोन आता है, दांत आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका बॉडी हेयर, आपके बाल, अगर से बालों का टेस्ट लिया जाए, ठीक है, बालों का टेस्ट लिया जाए तो इससे क्या बता सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, आई थिंक एनाटॉमिकल ही आएगा। नहीं फिजियोलॉजिकल आएगा, वो बाल आपका कड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया शॉर्ट चीजें कि कैसे कैसे आप इनको याद करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो समाजशास्त्रीय आधार है, ये हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक हमारा आएगा चैप्टर नंबर 9 में, वहां पर ये ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि सोशियोलॉजिकल और सोशियोलॉजी वाली चीजें जो है ये थोड़ी सी समझने वाली चीजें, इसको कहेंगे, इसको हम कहते हैं साइको सोशल, ठीक है, इसी हमारा साइको सोशल में आता है ये सारी चीजें, टीम कोहेजन। मैं गारंटी लेता हूं कि इस प्रकार से सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप क्या होते हैं, कोहेजन क्या होता है, टीम कोहेजन क्या, कोहेजन अलग है, टीम कोहेजन अलग होता है। जब कई सारे लोगों का ग्रुप बन जाता है
और एक साथ एक पर्पस के लिए काम करते हैं, टीम कोहेजन एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप कोहेजन। फिर इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग बात करेंगे, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्रुप डायनामिक्स, सोशियोमेट्रिक्स, सोशियोग्राम, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप फैसिलिटेशन, ग्रुप थिंकिंग। ये सब देखा है कभी किसी ने किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स कहीं यूज हुआ है? यस सर, वो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, इस टाइप से सर कुछ आया था। हाँ हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो जो आप बता रही है ना, जी सर। वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो ठीक है, सही बोला आपने। केवी नवोदय का, अरे सॉरी DSSB का पीजीटी एग्जाम्स कितने लोगों ने दिया इसमें? 2018, ठीक है, फिर उसके बाद 21, उसके पहले हुआ था 16। इन सब जगह पर आपको बताऊं मैं, मेल फीमेल में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 4-4 5-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 5 से ज्यादा। मैं बता दूं आपको 6-6 क्वेश्चन। अभी मैं आपको बुक दूंगा जो 25,000 वाली MCQ PYQs वाली बुक में छपवा रहा हूँ, बहुत जल्द आपको मिलेगी। 1 महीने का समय मान के चलिए, अभी 1 मंथ टाइप काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हमने इसके तो ये हम लोग जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी इसको हम लोग स्टॉप करेंगे, ये हम लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसको हम लोग कहेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्पोर्ट ट्रेनिंग, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्पोर्ट ट्रेनिंग इतना अच्छे तरीके से, या मैं कहता हूँ, हालांकि अपने मुंह से तारीफ करनी अच्छी बात नहीं है, बट मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि स्पोर्ट ट्रेनिंग में जितने भी आपके डाउट्स रहे हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग में जितने भी आपके डाउट्स रहे हैं, वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी है। कुछ लोग मुझसे क्या होते हैं, नोट्स मांगते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए, उनको क्लासेस से मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लासेस। मैं बोलता हूँ भाई, फिजिकल में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बिना समझे या बिना जाने वो समझ में नहीं आते हैं, और स्पोर्ट ट्रेनिंग उनमें से ही एक है। आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, स्पोर्ट ट्रेनिंग। ये आ गया हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग, ठीक है। सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग का पहले मतलब समझते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग को समझने से पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग का मतलब समझते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? हम भी कोई चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग वर्ड्स होता है किसी भी कार्य को हैंडल करना, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को हैंडल करना, जैसे आप बाइक चलाना भी सीखते हो या साइकिल चलाना सीखते हो, तो आप उसकी क्या लेते हो? ट्रेनिंग लेते हो। क्या विदाउट ट्रेनिंग आपको वो चीजें आ जाती है? नहीं आती है। ट्रेनिंग और कोचिंग दोनों में एक डिफरेंस है कि जो बच्चे थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होती है वो कोचिंग में जाते हैं, और कोचिंग कौन सी? वो पढ़ाई वाली, स्टडी वाली कोचिंग, जिसमें हम मैथ फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग की बात हो रही है जो कि प्रैक्टिकल क्लासेस ज्यादा है। हमारे फिजिकल एजुकेशन में क्या है, ग्राउंड पर और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा है। तो जब हम किसी चीज को, जैसे आप ड्राइविंग के लिए जाते हो तो आपको बताया जाएगा कि यह पहला गियर यहाँ पे है, इस तरह से गियर लगता है, इस तरीके से ब्रेक लगता है, इस तरीके से आपको क्लच दबाना है, ठीक है, और इस तरह से आपको ब्रेक दबानी है। तो ये क्या है, जब हम एक्शन में कोई चीज सिखाते हैं, किसी चीज को एक्शन के लिए सिखाते हैं, तो वो हम उसको ट्रेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग, एक्शन के लिए, ठीक है। और जब हम किसी को सिर्फ नॉलेज देते हैं इन थ्योरेटिकल बेस पर, तो वहां पे कोचिंग होगी। ये कोचिंग हम स्टडी वाली बात कर रहे हैं, वो वाली कोचिंग नहीं जो कोच देता है। वहां पे कोचिंग के अंदर ही ट्रेनिंग एक पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात है स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अब स्पोर्ट जुड़ गया, यानी कि खेलों में प्रशिक्षण। तो एक कोच जो है वो खिलाड़ी को ट्रेन करता है। स्पोर्ट ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि एक कोच किसी खिलाड़ी को खेल के लिए क्या करता है? ट्रेन करता है। और ट्रेन करते वक्त जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो भी चीजें फॉलो करवाता है खिलाड़ी से, वही उसके लिए क्या हो जाती है? स्पोर्ट ट्रेनिंग हो जाती है। अब स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम क्या होता है? टू अचीव हाई लेवल परफॉर्मेंस। खिलाड़ी स्पोर्ट ट्रेनिंग इसलिए करता है ताकि वह अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव कर सके। उसकी जो मैक्सिमम क्षमता है
उसको वो क्या कर सके, अचीव कर सके। इसीलिए हम कहते हैं इसको स्पोर्ट ट्रेनिंग। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा था। वर्ड ट्रेनिंग इन इट्स ब्रॉड सेंस रेफर्स टू एनी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस विच एम्स एट इनहेंसिंग मेंस एबिलिटी विद रिगार्ड इट फिजिकल। कितना बड़ा बड़ा बात है, कुछ नहीं समझना है, सिंपल सा मतलब आपको एक कीवर्ड्स याद रख लीजिए। कीवर्ड्स क्या है मैं बता दूं आपको। कीवर्ड्स हमारा क्या है, टू अचीव हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, दैट्स व्हाई, बस यही आपको रखना है। या ये याद रखना है, या आपको ये याद रखना है कि इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। एक चीज और आपको बता दूं, आज स्पोर्ट ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला एक डेफिनेशन है जो अभी फिर आया था, और इससे पहले मैं बता दूं आपको यूपीएलटी में भी आया था और अभी आपका राजस्थान में भी आया था स्पोर्ट ट्रेनिंग का एक डेफिनेशन। शायद अभी यहाँ भी आया है नवोदय में, मैंने देखा नहीं नवोदय का पेपर पूरा कायदे से, टाइम नहीं मिला। तो क्या पूछा है, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस। देखिए ये वर्ड निकाल लीजिए, मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी आपको डेफिनेशन याद करना है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दे रखे हैं, 4 5 10 लोगों ने दे रखे हैं, आपको कैसे पकड़ना है उनका, उन्होंने जो यूनिक वर्ड्स अपने डेफिनेशन में बोला है उसको निकाल लीजिए बाहर। तो पेडागोजिकल प्रोसेस किसने बोला है, आपको पता है, किसी को पता है? हरदयाल सिंह। हाँ, हरदयाल सिंह ने बोला है, डॉक्टर हरदयाल सिंह ने बोला है। हाँ, तो बस आपको इनका ये याद रखना है कि इन्होंने पेडागोजिकल प्रोसेस बोला। पेडागोजिकल का हिंदी मतलब होता है शैक्षणिक प्रक्रिया है। इन्होंने बोला कि स्पोर्ट ट्रेनिंग सिर्फ ग्राउंड पर नहीं है, इसमें क्या करता है कोच, बीच बीच में हर एक जगह पर जहां गलती होती है या जहां गलती नहीं होती है, इंस्ट्रक्शन जरूर होता है। हर एक स्टेज पर खिलाड़ी का इंस्ट्रक्शंस होगा, बिना इंस्ट्रक्शंस के वो सीख नहीं पाएगा, यानी कि शिक्षा की तरह एक प्रक्रिया है। इन्होंने स्पोर्ट ट्रेनिंग को बताया कि जैसे शिक्षा चलती है वैसे ही हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग भी चलता है, ट्रेनिंग भी वैसे ही चलती है। तो बस इन्होंने अपने बात में यही बताया कि दैट इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस, और कुछ नहीं याद रखना है, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। आइए अब आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में अगर आप जाएंगे, ब्रॉड सेंस माने कि यूजीसी के सेंस में जाएंगे, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग को अब नया नाम में जीटीएमटी कहा जाता है। जीटीएमटी क्यों कहा जाता है, जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए इसमें स्पोर्ट ट्रेनिंग का जो जन्म हुआ है वह दो ऐसे लोगों को मिलाकर हुआ है, जिसमें हम पहले से बनाई हुई थ्योरी को पढ़ते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, और फिर ट्रेनिंग के लिए जो मेथड्स बनाए गए हैं उनको अप्लाई करते हैं। तब जाकर थ्योरी और मेथड्स, इन दोनों को प्लस करने के बाद ही कोई खिलाड़ी एम क्या है, स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। एम क्या है, मोस्ट पावरफुल एम क्या है, टू अचीव हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। किसी भी खिलाड़ी जो की ट्रेनिंग लेता है उसका एक ही मेन एम होता है, क्या, कि अपना हायर परफॉर्मेंस को अचीव करना। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, नहीं आप कहेंगे सर बहुत डीप में चले जाते हैं। ओके, तो साइंस ऑफ ट्रेनिंग, और ये क्या है, साइंस ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग भी बोला जाता है। अब इसको देखिए नया नाम से साइंस ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। जर्नल थ्योरी, थ्योरीज डिराइव फ्रॉम एक्सरसाइज, जिसमें थ्योरीज में हम क्या पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन। हाँ, ह्यूमन ऑर्गन्स के फंक्शंस, ह्यूमन ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के, वो कैसे काम करते हैं, उन पर जो स्टडी करने वाली साइंस है वही फिजियोलॉजी है। पहले तो फिजियोलॉजी वही है। अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आपने देखा होगा, हम लोग बीपीएड में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं,
और जैसे ही एम्पियड कोई करता है, जितने लोगों ने एम्पियड किया होगा उनको पता होगा, वहां पर हम लोग का एक सब्जेक्ट आ जाता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहला डिफरेंस इसमें सिर्फ ये बताया जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स का नेचर कैसा है, कार्य करने का, फंक्शन करने का। तो बीपीएड में हम लोग खाली यही पढ़ते हैं कि हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, और फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं फंक्शंस क्या है। बट इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी विल लर्न अबाउट द व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन सिस्टम पर एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमारा क्या हो जाता है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। मतलब कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालता है एक्सरसाइज, इसी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहलाता है। तो जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग के समय आपका ये जरूरत पड़ेगा, इसकी थ्योरी आपको आनी चाहिए, तभी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की थ्योरी आपको आनी चाहिए, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की थ्योरी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मूवमेंट गलत ही करवा रहे हैं, बच्चे का मूवमेंट ही गलत हो रहा है, साइंटिफिक लॉ के बियॉन्ड जाकर आप मूवमेंट करा रहे हो, तो ये भी गलत है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का भी थ्योरी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब टीम बनाएंगे तो टीम में कोऑपरेशन और टीम कोहेजन की भावना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? टीम कोहेजन की भावना होनी चाहिए, बिना टीम कोहेजन के हो पाएगा। एंड द लास्ट वन इज स्पोर्ट न्यूट्रिशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक्स्ट्रा हमारी बॉडी कार्य करेगी, एक्सरसाइज करेगी, तो उसके हिसाब से उसका डाइट प्लान भी होना चाहिए। तो हम इनकी थ्योरी पढ़ते हैं, यानी कि जब भी आप किसी को ट्रेनिंग देंगे या खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को हाई लेवल ले जाएंगे तो इतनी थ्योरी आपको आनी चाहिए और मेथड्स आना चाहिए। मेथड्स में क्या आता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो मोटर एक्टिविटी या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्किल है, एक्विजिशन, मेथड्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, है ना, इनको ट्रेंड करने के कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इसी को हम कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ही किसी खिलाड़ी को उसके हाई लेवल पर अचीव कराया जाता है। इतना आसान नहीं होता किसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना, है ना, काफी मेहनत होती है खिलाड़ी की भी और उसके कोच की भी। अब उसी को जब इन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं। खिलाड़ी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखकर क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखकर ट्रेनिंग मेथड का प्लान करता है कौन, कोच। और उसी प्लान को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जब उसके परफॉर्मेंस बढ़ते हैं तो हम ये पता करते हैं कि इवेल्युएशन करते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव, एक होता है नॉर्म रिफरेंस, एक होता है क्राइटेरियन रिफरेंस। ये हम तब पढ़ाएंगे जब हम आपको टेस्ट मेजरमेंट पढ़ाएंगे, वहां मैंने इसको बताया हुआ है तीनों में क्या डिफरेंस है। अभी हल्का सा जान लेते हैं। आफ्टर जैसे मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद तुरंत उसका टेस्ट ले लिया, तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होगा ये, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको क्या किया, तुरंत अभी एक टॉपिक ये पढ़ाया स्पोर्ट ट्रेनिंग, अब इसी से मैं आपको क्या कर दूं, तुरंत आपका टेस्ट ले लूं, सिर्फ स्पोर्ट ट्रेनिंग का टेस्ट ले लूं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस का। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन। समेटिव में क्या होता है, ओवरऑल पूरा कंप्लीट एक साल के बाद आपका परफॉर्मेंस चेक किया मैंने। जैसे अब मैं पूरा थ्योरी जब पूरा करा लूं आपका, ठीक है, अब याद रखिएगा फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होगा, मतलब कि पढ़ाते वक्त ही मैंने टेस्ट लिया, आपका इवैल्यूएशन किया। यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट मैंने पूरा पढ़ा लिया, अब मैं आपसे PYQs लगवा रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन पेपर लगवा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, इसमें हम एक नॉर्म बना देते हैं कि जो बच्चा इतना 60% या इतना परसेंट लाएगा वो क्वालिफाई होगा, बाकी सब क्या होंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब इवैल्यूएशन के तरीके हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे जब टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो वहां पढ़ेंगे।
इन लोगों का बहुत ज्यादा जानना नहीं है। हैरे का पूछा जाता है, मैथवी का पूछा जाता है, मैथवे का, ये दोनों का, और एक डॉक्टर हरदयाल सिंह का। बस इन तीनों का भी अगर आप थोड़ा सा याद रख लेते हैं, डेफिनेशंस में कोई एक वर्ड पकड़ लीजिए, तो आप ये जरूर समझ लिए कि डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो मैंने बताया कि हैरे का, मैथवी का और हरदयाल सिंह का 3 डेफिनेशन आप याद कर लोगे। इसके बाहर स्पोर्ट ट्रेनिंग में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक बात जान लीजिए, जो लोग केवीएस और DSSS भी निकालना चाहते हैं, जिनका एम यही है, इनको जब तक मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं करेंगे, उनसे नहीं निकलेगा। क्योंकि केवीएस में जब ये देता है ना, ऑप्शन देगा 4, 1 2 3 4। अब इसमें से बोले, अब यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए, देखिए ये तो खाली आपको वो दिया है थ्योरी पढ़ाने के बाद। ऑप्शन ए 1 या 2 सही है, ऑप्शन बी 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दी, ऐसे करके दे देगा। तो ये वाला यानी कि आपको मायने वाली चीजें काटनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि ये चीजें बोली जाती हैं कि नहीं, ये चीजें कही गई हैं कि नहीं कही गई हैं, है ना। इसके लिए आपका थ्योरी बेस अच्छा होना चाहिए। बिना थ्योरी के आप फिजिकल एजुकेशन के केवीएस और DSSS में मुश्किल हो जाएगी, जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, यूपीटीजीटी के लिए भी थ्योरी चाहिए होती है, बट इसको ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने नीचे अब डेफिनेशन दे दिया है, इसको तो याद करने वाली चीजें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम नहीं है। ये चारों दे दिया था, तीनों एक नहीं दिया था। ठीक है, ये कई एग्जाम्स में ऐसा हुआ है, और केवीएस में भी ऐसा देता है, ऐसे ही देगा आपको, मैं आपको बता दे रहा हूं, नवोदय में दिया है। ठीक है, तो हमारा एम क्या होता है स्पोर्ट ट्रेनिंग का, तो 4 मोस्टली एम माने जाते हैं, 4। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हरदयाल सिंह, ठीक है, हरदयाल सिंह के अनुसार ये 4 मेन एम होते हैं। एक होता है फिजिकल फिटनेस और कंडीशनिंग। खिलाड़ी की स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम क्या है, उसकी फिजिकल फिटनेस सुधारना, उसकी कंडीशन को सुधारना। नंबर 2 आता है टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल का विकास करना। नंबर 3 आता है टैक्टिकल इफिशियंसी। देखिए कितने आपको कठिन वर्ड लग रहे होंगे, अभी मैं इतना आसानी से आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कि कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। टैक्टिकल यानी युक्तिपूर्ण क्षमता को बढ़ाना। और एजुकेशनल प्रोसेस मतलब क्या है, कि मैंने बताया जैसा आपको कि फिजिकल, ये जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है आपकी, यह एक एजुकेशन प्रोसेस है। एजुकेशन मतलब कि शिक्षा की तरह चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बीच बीच में क्या होता है, कोच गाइड करता है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब चीजें कौन बताएगा, ये सब कोच बताता है। तो एजुकेट करता है खिलाड़ी को, कैसे मैच खेलना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान फॉलो करना है। दैट इज ओके ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन एंड ड्यूरिंग द कंपटीशन पीरियड, दोनों समय क्या होता है, एजुकेशन आपका चलता रहता है। देन आफ्टर, इसके बाद भी एजुकेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग है। एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के बाद sport training is a process of preparation for sport performance. Put simply, it consists of 4 parts. ठीक है, इसमें कंडीशनिंग ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ऑफ टेक्निक होती है, ट्रेनिंग ऑफ टैक्टिक्स होती है, और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है। तो ये जो आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग है, इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। अब हम लोग आते हैं, यहां से क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। आप उठा के देख लीजिए, 2018 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, केवीएस के, इसके बाद पेपर होगा, देख लेगा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन जब जुड़ेंगे तब। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, प्रिंसिपल का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा प्रिंसिपल का मतलब क्या है।
कोई बताएगा मुझे प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था शॉर्ट में। सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब होता है एक साइंटिफिक गाइडलाइन। क्या होता है? साइंटिफिक गाइडलाइन, सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? साइंटिफिक सेट ऑफ रूल्स। किसके लिए? इस चीज को जब आप अचीव करना चाहते हो, हमारा एम क्या है स्पोर्ट ट्रेनिंग का? टू अचीव हायर लेवल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो इसको अचीव करना चाहते हैं तो इसके सिद्धांतों का मतलब क्या है कि हमें इस रूल्स को फॉलो करने होंगे। दैट इज अ साइंटिफिक सेट ऑफ रूल्स। सिस्टमैटिक प्रिंसिपल क्या होते हैं? सिस्टमैटिक होते हैं एंड साइंटिफिक होते हैं। अगर हमें वो चीज प्राप्त करनी है तो जब तक उनके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज हमारे बॉडी में ठीक से काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से स्पोर्ट ट्रेनिंग करने के लिए हमें स्पोर्ट ट्रेनिंग के बताए गए सिद्धांतों का भी पालन करना चाहिए। ठीक है? बिना इनका साइंटिफिक सेट ऑफ रूल्स या सिस्टमैटिक प्रोसेस के हम अपने हायर लेवल परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आपका हायर लेवल परफॉर्मेंस है। ठीक है? क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हायर लेवल परफॉर्मेंस को अचीव कराने में मदद करते हैं। ठीक है? सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। पहला प्रिंसिपल हमको यह बताता है कि प्रशिक्षण जब भी आप ले रहा हो कोई खिलाड़ी, तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर निरंतरता नहीं बनी रहेगी, यानी कि रेगुलरिटी नहीं बनी रहेगी, तो इसका मतलब क्या है? खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब हम एक बार, अभी हम आगे पढ़ेंगे लोड के बारे में, तो जब हम बॉडी को एक बार लोड देते हैं, लोड का मतलब सिंपल वे में होता है टास्क। ठीक है? जब ट्रेनिंग के दौरान कोई खिलाड़ी किसी कोच के द्वारा दिए गए टास्क को परफॉर्म करता है तो वही उसके लिए क्या होती है? लोड होती है। हम आगे पढ़ेंगे इसको और अच्छे से। ये तो मैंने सिंपल वर्ड में बता दिया समझने के लिए, लेकिन जब आप इसको एक साइंटिफिक भाषा में जाकर समझेंगे तो लोड का मतलब वहां पर थोड़ा अलग हो जाएगा। तो पहले अभी यही समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो मतलब जब तक आप लगातार सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, लगातार ग्राउंड पे नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यह सिर्फ स्पोर्ट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है, मैं तो अपने जीवन में इस प्रिंसिपल को बोलता हूँ, सभी लोग अपना लीजिए। जैसे आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए निरंतरता बनाइए। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग सबको नहीं बोल रहा हूं मैं जिनकी कमी है उनको बता रहा हूं, अपना समझेंगे आप लोग। मैं किसी को पार्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूं। आप क्या करते हो? अपने काम को देखने लगते हो। भाई काम सबके पास है जीवन में, मेरे पास भी है। क्या मैं आपको समय निकाल के नहीं पढ़ा रहा हूँ? सबके पास काम रहता है, घर का काम रहता है, लेकिन कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम। बिकॉज अभी तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। ठीक है? इस वजह से तो थोड़ा सा इग्नोरेंस सीखिए। आप नहीं सीखेंगे तो नहीं मिलेगा। बात सीधा सीधा है, एकदम सीधी बात करता हूं मैं। ठीक है? अगर आप 6 घंटा नहीं देंगे 6 महीने मेरे साथ, 4 महीने, नहीं निकलेगी नौकरी। एकदम सीधी बात। ठीक है? बकवास नहीं करता मैं, फालतू पैसे लेकर बेवकूफ नहीं बनाता किसी को, सीधी बात करता हूं। 1 महीने अगर आप बीच में छोड़ भी देंगे तो भी आपका बेकार हो जाएगा। तो निरंतरता क्या बताती है? निरंतरता आपको परफॉर्मेंस को बढ़ाती है जब भी आप करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने एक बार कोई टास्क किया, अब हमारी बॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी ऑर्गन्स उस लोड को एडॉप्ट कर लेती है और बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है वो बढ़ जाता है जब हम रिकवरी करते हैं। और उसी बढ़े हुए रिकवरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सुपर कंपनसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक लोड आपको मिला और आपकी बॉडी ने उस लोड को अडॉप्ट कर लिया, तो अडॉप्टेशन टू लोड, दैट इज सुपर कंपनसेशन। यह क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एनवीएस में? बताओ सुपर कंपनसेशन क्या होता है? अभी 2000 अभी आया था, बताइए 30 तारीख को कितने लोगों ने दिया था? किसी ने दिया था क्या? नहीं दिया? नवोदय विद्यालय, लग रहा है किसी ने नहीं दिया था। आया था सर। आया था।
तो सुपर कंपल्सन के बारे में पूछा था। तो यही होता है, जब आपको कोई लोड मिला और लोड आपकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया, आपकी फिजियोलॉजिकल ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कैसे करता है? लोड मिला, आपने रिकवरी, थोड़ा सा लोड के बाद आपको रिकवरी दिया जाता है, उसी रिकवरी टाइम में आपकी बॉडी रिकवर करके नेक्स्ट लोड, नेक्स्ट जो आपको मतलब टास्क मिलने वाला है उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर कर लेती है। तो इसी को एक्स्ट्रा जो हमने रिकवर किया, रिकवरी के बाद तो बॉडी सिर्फ रिकवर नहीं करती है पुराने परफॉर्मेंस को, थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ा लगती है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने लगती है। तो वही बढ़ाई हुई क्षमता आपकी क्या हो गई? सुपर कंपनसेशन हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा लेक्चर दे रहा हूं? नहीं तो बोलिए, थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं। नहीं नहीं सर, सही है सर। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट अच्छा वन है इज सर, अच्छा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। हमारा दूसरा सिद्धांत कहता है कि सिर्फ एक ही लोड, एक ही लोड का मतलब यहाँ कोई वेट ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ वेट की बात यहाँ लोड से नहीं है। कभी भी याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट ट्रेनिंग में लोड का मतलब वेट नहीं होता है, ठीक है। तो लोड का मतलब होता क्या है? तो मैंने सिंपल भाषा में बताया, टास्क होता है। कोई भी टास्क जो खिलाड़ी को दिया जाता है कोच के द्वारा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो जो भी टास्क उसका होगा, उस टास्क का या तो ड्यूरेशन या फिर उसका, ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटिशन, या जो भी हम टास्क उसको दे रहे हैं खिलाड़ी का, वो पिछली वाली टास्क से ज्यादा होना चाहिए। अगली टास्क मतलब कि अगर हम पिछला उसको 10 मिनट दौड़ाए हैं, तो अगली बार उसको हमको 15 मिनट दौड़ाना है या 12 मिनट दौड़ाना है। समझ में आई बात? अगर हम उसके अंदर 10 मिनट का स्टेमिना, अगर हमको उसको 50 मिनट दौड़ाना है, ठीक है, लगातार, तो हम 10 मिनट डेली उसको यही टास्क देंगे, 10 ही मिनट दौड़ाएंगे, तो क्या वो कभी 50 मिनट वाले अपने टारगेट पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए टारगेट को अचीव कराने के लिए धीरे धीरे हमको क्या करना चाहिए? उसके टास्क की वैलिडिटी को, टास्क के ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। मुझसे कोई कहता है कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, कैसे पढ़ा जाए? मैं 2 घंटे बैठता हूँ, या मतलब आधे घंटे बैठता हूँ, 30 मिनट, उसके बाद मुझे नींद आने लगती है या मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि देखो, आप इसको ऐसे करो, 30 मिनट आज पढ़ रहे हो, मान लो मिनिमम आप 30 मिनट पढ़ते हो, मिनिमम, हो सकता है कोई भाई 40 मिनट पढ़े, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 30 मिनट का मैं। 30 मिनट कोई पढ़ता है, उसके पास इतनी स्टेमिना है, उसके बाद वो बोर होने लगता है। अगले दिन आप टारगेट बनाओ कि मुझे 35 मिनट पढ़ना है, अगले दिन 40 मिनट, पर डे आप 5 मिनट से प्लस करते जाओ इसमें। एक दिन ऐसा होगा कि आप 4-4 घंटा पढ़ोगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कहाँ पे? स्पोर्ट ट्रेनिंग में। समझ गई बात? सभी लोग समझ गए? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सिद्धांत होना चाहिए ना, मतलब जो भी हम टास्क बच्चों को अपॉइंट करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स एबिलिटी पर डिपेंड होना चाहिए। एक रूपता भी होनी चाहिए और दूसरा यहाँ पे भिन्नता भी होनी चाहिए। क्यों? देखिए, अब हो सकता है कि हम कोई टीम बना रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कोई लड़का 20 साल का हो, कोई लड़का या कोई खिलाड़ी 36 साल का हो। तो दोनों के फिजिकल अपीयरेंस और फिजियोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। कैपेसिटी में डिफरेंस होगा, होगा ना। तो क्या दोनों के लिए एक जैसा टास्क देना, दोनों के लिए एक जैसा टास्क देना सही है? नहीं सर। नहीं तो सर। दैट्स वाई हम जब भी खिलाड़ी को कोई टास्क अपॉइंट करेंगे या लोड देंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक रूपता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भिन्नता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ठीक है। उसकी क्षमता के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार हमें टास्क देना चाहिए, ठीक है। कोई मेल है, फीमेल, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं एक और, हम एक फुटबॉल की टीम हमारे पास है, एक फुटबॉल की टीम हमारे पास है। अब इसमें से फुटबॉल में 2 प्लेयर फॉरवर्ड खेलने वाले हैं, 2 प्लेयर डिफेंडर हैं,
एक प्लेयर गोलकीपर है या 2 प्लेयर गोलकीपर हैं, तो अब ये बताइए कि क्या सभी के लिए टास्क एक जैसा होगा? फॉरवर्ड भी वही प्रैक्टिस करेगा, डिफेंडर भी वही चीज प्रैक्टिस करेगा और गोलकीपर भी वही ट्रेनिंग करेगा? तीनों के लिए ट्रेनिंग अलग अलग होगी कि नहीं होगी? अलग अलग है सर। यस सर, अलग होगी। So that is called principle of uniformity and differentiation. Okay? तो ये हम लोगों ने एक प्रिंसिपल को यहाँ पर खत्म किया। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लान एंड सिस्टमैटिक प्लान, इसका मतलब है कि हमारा जो सिद्धांत है या जो भी ट्रेनिंग हम चला रहे हैं उसका एक प्लानिंग होनी चाहिए, है ना? आप जब भी प्लानिंग करोगे, मैं आपको बता दूं, जैसे आप अभी पढ़ते होगे इसमें मीजो साइकिल, मैक्रो साइकिल, है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी प्लानिंग आएगा, ट्रेनिंग प्लान है। तो बिना ये नहीं कि अचानक से कोच आकर कुछ और लगा करने, आज ये टास्क करा दिया, बच्चों ने बोला सर ये मजा नहीं आ रहा, कुछ और कराइए, तो हम मजा लेने नहीं गए हैं ग्राउंड पे, हम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने गए हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाने गए हैं। और हमेशा कोच के पास एक प्लान होना चाहिए। विदाउट प्लान ट्रेनिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस हमेशा खराब होता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि सिस्टमैटिक तरीके से प्लान होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, आइए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कोई मान लीजिए मेरे पास प्लेयर आ गया, है ना, बोला कि सर मुझे हॉकी सीखना है, हॉकी का कोई प्लेयर बोला हॉकी सिखा दीजिए सर, मुझे खिलाड़ी बना दीजिए। तो सिस्टमैटिक प्लान क्या कहता है? सिस्टमैटिक प्लान ये कहता है कि पहले खिलाड़ी की हमें क्या करनी है, कोई बच्चा बिगनर आया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले उसकी फिटनेस को डेवलप करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बताओ कि खिलाड़ी, अब उस बच्चे के अंदर हॉकी में 60 मिनट का गेम होता है, 15-15 के 4 क्वार्टर होते हैं हॉकी के। अब उसके पास 15 मिनट, ठीक है, ग्राउंड में दौड़ने की कैपेसिटी नहीं है, या स्टेमिना नहीं है, या इंड्योरेंस नहीं है ना? तो क्या हम उसको आते ही पहले लगे तुरंत हॉकी पकड़ा दिया और बॉल लगे, बॉल से उसको बॉल लगे खिलाने, हॉकी बॉल लगे, बोले कि बेटा ऐसे करो, ऐसे ड्रिलिंग करो, ये ड्रिल करो, यहाँ पे जिगजैग करो, जिगजैग ड्रिलिंग करो, यहाँ कोन रख लो, इस कोन से उस कोन पे जाओ, शूट मारो, ऐसे करने लगेंगे? नहीं ना। पहले हम क्या करेंगे? पहले हमारा प्लान क्या कहता है? सिस्टमैटिक प्लान ये कहता है कि कोई भी खिलाड़ी आएगा तो जो भी उसका इवेंट है, पहले उसकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करो, है ना? फिजिकल फिटनेस के बाद हम क्या करेंगे? जब ये भी अच्छा हो तब स्किल को डेवलप करते हैं। देखिए सिस्टमैटिक है ये। स्किल के बाद क्या सिखाते हैं? टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक जब आ जाती है तो क्या सिखाते हैं? टैक्टिक्स सिखाते हैं। ये होता है। अब हम डायरेक्ट उसको स्किल सिखा देंगे या डायरेक्ट उसको टेक्निक सिखा देंगे या डायरेक्ट टेक्निक सिखा देंगे तो बच्चे को क्या हो जाएगी? दिक्कत होगी, है ना? अब उसको हम टेक्निक सिखा दिए, स्किल सिखा दिए, लेकिन वो 15 मिनट दौड़ने का, उसके पास 15 मिनट ग्राउंड में खड़े होने का स्टेमिना ही नहीं है, तो हमारा सिखाया वो तो सारा दाढ़ हो गया ना, सारा बेकार हो गया। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एंड प्लान। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन। प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि हमेशा हमें एक स्पेशल तरीके का बीच बीच में टेक्निक, टूल्स और मीडियम, ठीक है, वे यूज करना चाहिए। कुछ स्पेशलाइजेशन चीजों को लेनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन जैसे मतलब कुछ न्यू इक्विपमेंट्स, कुछ न्यू एक्सरसाइज, इन सब का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि खिलाड़ी बोर नहीं होगा। आप एक ही चीज उसको बार बार कराओगे तो बोर नहीं हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें कुछ विशेष चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशलाइजेशन पर काम करना चाहिए उसके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकिल सिटी। अच्छा, यही साइकिल सिटी को मैंने आपको क्या बताया था? माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और मैक्रो साइकिल। तो ये जब तक हम साइकिल नहीं बनाएंगे कि पहले साइकिल में क्या होता है, दूसरे साइकिल में क्या है, आप लोगों ने सुना तो होगा, आपको याद भी होगा, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये चीज आपको
ये चीज आपको जब आप ग्राउंड पे करोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। कैसे प्लान बनाते हैं, तो साइकिल सिटी का प्रॉपर यूज करना कोच को आना चाहिए। बिना इन सब साइकिल का यूज किए हफ्ते का प्लान, डे का प्लान, ये सब अगर आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब कि जो भी चीजें हमने बनाया है वो एक रेगुलेशन में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में ड्रॉप होता चला जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो। रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है उसका। जैसे एक चीज यहाँ हुआ, अब यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये रेगुलेशन आपका होना चाहिए। यही कहने का इसका मतलब है। जो भी चीजें हमने अभी तक सीखी उसको रेगुलेशन होना मस्ट है, ठीक। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। ये बस खाली ऊपर पर याद कर लीजिएगा, एक दो बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको और भी मिलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, पीरियडाइजेशन, साइकिल सिटी, ओवरलोड, ये सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सर एक ये है तो रहा आपका की का क्लास। आगे पढ़ाएं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोरियत ना फील करो आप सर लोग। टोटल प्रिंसिपल सर 10 होते हैं इसमें? जरूरी नहीं है, ये जी सर। कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि प्रिंसिपल 10 ही होने चाहिए, ऐसा कोई साइंटिफिक बुक नहीं कहता है। सभी जी लोगों ने अपने अपनी बुक्स में लिखे हैं, ठीक है। जी। लेकिन ज्यादा रिलायबल मैं हरदयाल सिंह की बुक को मानता हूँ। मुझे वो बुक मैंने पढ़ी है, ज्यादा अच्छी बुक मुझे लगी और काफी डीप अच्छा नॉलेज है उसमें, साइंटिफिक तरीके से चीजों को बताया है उन्होंने, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे हैरे की बुक आती है, उसको देख सकते हैं। मार्टिन की बुक आती है, ये सब फॉरेन की बुक है। इसके लिए हाई लेवल पे इंग्लिश की एक्सक्यूज मी बुक सर। है। जी सर प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन में डिफरेंस क्या है? पीरियडाइजेशन अलग होता है और साइकिल सिटी अलग होती है। पीरियडाइजेशन क्या होता है, जैसे प्रिपरेटरी पीरियड, प्रिपरेटरी पीरियड कितने पार्ट होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। पहले फेज में क्या होता है, फिजिकल फिटनेस को डेवलप किया जाता है, ठीक है। दूसरे वाले फेज में क्या किया जाता है, स्किल को डेवलप किया जाता है। तीसरे फेज में क्या किया जाता है, तीसरे फेज में आपको टेक्निक और टैक्टिक्स सिखाई जाती है। इसके बाद ये 3 फेज खत्म होते हैं, फिर आता है हमारा कंपटीशन पीरियड। तो ये जो आपका पीरियड आ रहा है मेन, अब इसी के अंदर साइकिल सिटी होती है। जैसे एक हफ्ते की फिटनेस प्लान बनाते हैं तो हम उसी को क्या कहेंगे, माइक्रो साइकिल कहेंगे। अगर हम स्किल सिखाने के लिए एक 10 दिन का प्लान या 6 से 4 सप्ताह, कोई चीज आपके अंदर मान लीजिए स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं, तो स्टेमिना तो एक हफ्ते में बिल्ड होगा नहीं, आपका 1 वीक में तो होगा नहीं। तो अब 1 वीक में स्टेमिना यानी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीजो साइकिल लेनी पड़ेगी। कम से कम 4 से 6 सप्ताह आपकी बॉडी को देना पड़ेगा वही टास्क, है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर यूज होता है साइकिल। और पीरियडाइजेशन मतलब क्या होता है, ये पूरा होल प्लान है कि जब तक आप खिलाड़ी ना बन जाए और जब तक आपसे टूर्नामेंट अच्छे लेवल तक ना खिलवा लिया जाए तब तक ये पूरी प्लानिंग बनेगी। ये पूरा चार्ट होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब कंपटीशन पीरियड के अंदर 2 होते हैं, एक होता है कंपटीशन पीरियड फर्स्ट और एक होता है कंपटीशन पीरियड पार्ट 2। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है नॉन एक्चुअल मैचेज। नॉन एक्चुअल का मतलब ये होता है जैसे आप इसमें प्रैक्टिस मैचेस को रख सकते हैं, प्रैक्टिस मैच इसमें कर रहे हैं कंपटीशन पीरियड फर्स्ट में, ठीक है। या इसको हम बिल्डअप कंपटीशन भी कहते हैं। अभी आपकी बॉडी बिल्डअप हो रही, अब यहाँ आपका या मेन कंपटीशन या मेजर कंपटीशन, इस कंपटीशन में आप जीतते हैं तो अच्छी बात है, या जीतते हारते दोनों में, इसके बाद आपको मिलता है फीडबैक या इवैल्यूएशन किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। प्रैक्टिस में आपको क्या करवाया जाता है, प्रैक्टिस में आपको मैचेस करवाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है आपका मेन कंपटीशन के बाद जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है।
जो पूछ रहा था आपका डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर यस सर, थैंक यू। सर जी प्रिंसिपल बताइए। ऑफ और जी रिवर्सिबिलिटी क्या है सर? हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब यही है कि जो पुराने, जैसे आपने यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड आपने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर से आपका रेगुलेट होना चाहिए, यही आपका रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग बोला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको क्या आना है, फिर से आपको तैयारी करनी है। लेकिन अब आपके अंदर ये ट्रांजिशन पीरियड में जो आपको आराम का समय मिला था, तो आराम का समय में आपको घर बैठना नहीं है, बट आपका एक बात ध्यान रखेंगे, अपनी फिटनेस को नहीं बिगाड़ना है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सिमिलर गेम्स को खेलते हैं। सिमिलर गेम्स का मतलब क्या होता है पता है? जैसे आपका कोई खेल है, उसी खेल से संबंधित चीजों को खेलना, वो सिमिलर गेम्स हम कहते हैं। तो ग्राउंड जाना हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थोड़े जो अपनी मेन कंपटीशन से आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए तो दूसरे तरीके का गेम खेलेंगे, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए सिमिलर गेम। देन आफ्टर वी विल कम बैक टू द नेक्स्ट कंपटीशन एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट कंपटीशन, ठीक है। नाउ ओके सर। द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड क्या होता है? तो पहले तो मैंने आपको एक सिंपल भाषा में बताया कि कोच के द्वारा खिलाड़ी को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जब कोई भी टास्क दिया जाए तो इससे हम ट्रेनिंग लोड समझ जाते हैं, सीधा सा मतलब है ट्रेनिंग लोड, ठीक है। कभी भी स्पोर्ट ट्रेनिंग में लोड का मतलब वेट से नहीं लेना है, इस बात पे ध्यान देंगे। नॉट इज वेट, वेट नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको अगर डीप मीनिंग में जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे पढ़ाई लिखाई की भाषा में बात करते हैं, अच्छे नॉलेज पे बात करेंगे, तो ट्रेनिंग लोड क्या होता है? इट इज अ डिमांड ऑफ आवर फिजियोलॉजिकल सिस्टम। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी डिमांड होती है, ताकि आप उनको कोई टास्क दो और वह अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाए, ठीक है। ये हमारा साइंटिफिक मीनिंग है। It is a physiological and psychological demands placed on the individual through motor stimulus। मतलब मूवमेंट के द्वारा, कोई भी मूवमेंट कराकर हमें आप क्या दो, कुछ हमको ऐसा टास्क दो ताकि हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम और साइकोलॉजिकल सिस्टम पर क्या हो, उस पर असर पड़े, प्रभावित हो, जिसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाए। इसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग लोड, है ना। अच्छा, लोड डालते ही जैसे ही आप कोई टास्क करना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट होना शुरू करेगी। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस का मतलब क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट, जो आपके ऑर्गन्स के अंदर का इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि आपको टास्क मिला तो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। अब आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, तो ये अंदर के जो आपके ऑर्गन्स हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए, है ना। और वही आपका लोड कहलाएगा। जब तक अंदर का होमियोस्टासिस नहीं बिगड़ेगा या थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हो गया आपके सिस्टम, उन पर टास्क का कोई मतलब नहीं समझ में आएगा। तो फिर टास्क क्या है? फिर लोड का मतलब ही क्या हुआ? लोड वही बोला गया, वो लोड आपके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स पर पड़ा है, उन पर भार पड़ा है, उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, उन्हें अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यही तो एक्चुअल लोड हुआ, ठीक है। यही एक्चुअल लोड का मतलब होता है। हम लोग समझते थे अभी तक कि वेट होना लोड है, नहीं नहीं। फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट ट्रेनिंग में वेट को नहीं कहते हम, ठीक है। रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद का हम स्टेज आगे पढ़ेंगे कि जब हम लोड देते हैं तो लोड के बाद एक फेज आती है, रिकवरी की फेज आती है, और रिकवरी के फेज के बाद फिर कैसे हमारे ऑर्गन्स अपनी पुरानी कैपेसिटी को ड्रॉप करके एक नई लेवल की कैपेसिटी पर चले जाते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? पुरानी से नई कैपेसिटी को अडॉप्ट करना। तो हम इसे क्या कहते हैं? सुपर कंपनसेशन, ठीक है। ये मुझसे पूछा गया था यूपी टीजीटी में, व्हाट इज सुपर कंपनसेशन। तो मैंने बताया था इसको, बस डायरेक्ट दो बार बता दिया, दो लाइन में, एक वर्ड में बस।
समझ गए, उसके बाद पूछे ही नहीं दोबारा हमसे ये। तो ये चीजें हैं, आज मैंने आपको ये चीजें बता दी।